Steven.com से, रविंद्र राव है कोटक सिक्योरिटीज से, बीटूपन मजुमदार है टेक्निकल एक्सपर्ट है, और अनुज गुप्ता है HDFC सिक्योरिटीज से, साथ ही RK जेनामणि साहब हैं IMD से, और आगे श्रीपाल शर्मा होंगे ग्वार किसान हैं, उनसे भी आगे बात होगी। लेकिन सबसे पहले आज मौसम कि जो बदलाव मौसम में जो देखने को मिल रहा है सितंबर के महीने में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ जेनामणि साहब हैं। सर, क्या हो रहा है? सितंबर में काफ़ी अच्छी बारिश हो गई, आप लोगों का अनुमान भी था कि सितंबर में सामान्य बारिश होगी, और क्या अपडेट है सर मॉनसून को लेकर? किस तरह की चाल आगे आपको दिख रही है? नहीं, बिल्कुल, ये जो सिस्टम एक के बाद एक फॉर्म हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मेनली जो सेंट्रल इंडिया है, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, इवन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तो फ्रेश स्पेल ऑफ रेन दे आर रिसीविंग। और सबसे ज्यादा जो हैवी रेन हुआ है मध्य प्रदेश में हुआ लास्ट 3 डेज जो है, इवन एक्सेप्शनल हैवी रेन भी रिपोर्ट हुआ अप टू 450 मिलीमीटर। इवन गुजरात में लास्ट 2 डेज भी हो रहा है। और धीरे धीरे ये जो इसके वजह से जो ऑल इंडिया रेनफॉल था, जो -11% था, वो घट के अभी इम्प्रूव हुआ है और ऑलमोस्ट -8% आ गया। तो ये काफी इम्प्रूवमेंट है। और सितंबर का अभी जो है प्लस मतलब 12 सेंटीमीटर हो चुका है, और प्लस ऑलमोस्ट 5% आ गया। तो इसके वजह से जो रेनफॉल का जो सिचुएशन है वो काफी इम्प्रूवमेंट पर है। और ये अगर हम डेफिशिएंट एरिया भी देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र का काफी मतलब चाहे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा हो, इवन गुजरात में जो डिस्ट्रिक्ट जो डेफिशिएंट में था वो सारा नॉर्मल हो चुका है। और उसके साथ साथ वेस्ट मध्य प्रदेश में भी काफी डिस्ट्रिक्ट थोड़ा डेफिशिएंट था, वो भी नॉर्मल हो चुका है। और मैं जैसे बताया कि अगस्त का जो था सबसे लोएस्ट रेनफॉल था, ड्राइस्ट था, वैसे वाली सिचुएशन नहीं है। सितंबर काफी अच्छा है, और सितंबर अभी तक का जो रेनफॉल आई हुई है हमारे साथ एक्चुअल 18-12 सेंटीमीटर है। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगस्त में जो है पूरा महीना में 16 सेंटीमीटर था। मैं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया रेनफॉल टोटल 1 अगस्त से 31 अगस्त, while in the September 1 to 17 September it is 12 centimeter. So that way September has been helping a lot actually. तो और एक लो प्रेशर बन रहा है, आज हम दिया है कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, और वो भी हमारा जो नॉर्थ वेस्ट बे में बनेगा, उत्तर पश्चिम बे ऑफ बंगाल में, और इसके वजह से फिर फ्रेश स्पेल होगा। ये जो लो प्रेशर बनेगा ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश यहाँ रेन देगा। पिछले वाला जो है काफी दक्षिण में था, बट ये वाला जो एरिया डेफिशिएंट रेनफॉल है, झारखंड हो, बिहार हो, गैंगटिव वेस्ट बंगाल हो, पूर्व उत्तर प्रदेश हो, वहाँ रेन देगा। तो इसको मोटा मोटी देखते हुए कि जो रेनफॉल हमारा ऑल इंडिया रेनफॉल जो चल रहा है, अभी जो आंकड़ा चल रहा है -8%, तो हम वेट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि और थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। बस यही लेटेस्ट है को लेकर जेनामणि सर क्या अनुमान है? अभी तो रेनफॉल एक्चुअल सीजन या जो भी, अभी तो जस्ट ऑलमोस्ट 10 डेज रह गया। और विड्रॉल का जो है, विड्रॉल का डिले है, क्योंकि अभी नेक्स्ट तो ऑलमोस्ट 7 डेज तक तो कोई सिग्नल नहीं है, क्योंकि दूसरा सिस्टम मतलब सितंबर में इसको लगा के जो बन रहा है 20 को, अगर हम इसका लें तो ये 4th नंबर ऑफ लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे जैसे बिहार या ईस्ट उत्तर प्रदेश जा रहा है, तो ये भी थोड़ा छोटा मोटा बारिश फेल देगा, इवन पहाड़ों में भी देगा। तो इसलिए विड्रॉल का अभी कोई सिग्नल नहीं। विड्रॉल का भी सिग्नल नहीं है, और ये बारिश और भी बढ़ सकती है, और कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर आगे भी बारिश हो सकती है सितंबर के महीने में। शुक्रिया जेनामणि सर, आपने वक्त निकाला। हमारे साथ रुपेश गोयल जी भी हैं, पीएम राज ताराचंद के डायरेक्टर हैं, श्री गंगानगर से जुड़ गए हैं। रुपेश जी, क्या हो रहा है? मॉनसून पहले शुरुआती अगस्त में हमने देखा था कि काफी सूखे की स्थिति राजस्थान में, अब अचानक से काफी अच्छी बारिश हो रही है। अभी IMD के साइंटिस्ट से बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये बारिश आगे भी हो सकती है सितंबर के महीने में। क्या लग रहा है ग्वार की फसलों पर इसका क्या असर हुआ है? ग्वार की जो फसल है उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं अपने। जो नहरी इलाका है वहां ग्वार की आपके पिछले 10 दिनों से स्टार्ट हो चुकी थी। ग्वार की क्वालिटी इस बार नहरी इलाकों में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा ईल्ड आ रहा था और बहुत अच्छा ग्वार पैदा हुआ था। ग्वार के इलाके में जो ये बारिशें हुई हैं गंगानगर साइड में, हरियाणा साइड में, इससे क्वांटिटी पे तो बहुत ज्यादा लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ कम हो सकती है, 5-10%, बढ़ेगी तो नहीं क्योंकि पूरी फसल कट चुकी है। लेकिन जो उसकी क्वालिटी है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो ग्वार बिल्कुल सफेद दूध जैसा आ रहा था वो काला पीला हो सकता है, पहली बात। दूसरा, बरानी क्षेत्र की बात करें तो बरानी क्षेत्र में 50%, 40% हिस्सा ऐसा था जहां किसानों ने खेतों को मोह त्याग दिया, मतलब जिनको उन्होंने मान लिया कि भी हम वेस्टेज हो चुके हैं, पशु छोड़ दिए वहां।
लेकिन बाकी जो 50% हिस्सा है, जहां अभी पौधा छोटा था, हरा खड़ा था, उसमें इन बारिशों से जीवनदान मिलेगा और उसमें फसलों में निसंदेह उस इलाके में जहां पर ग्वार का पौधा जो भी छोटा खड़ा था, उसमें निसंदेह परिवर्तन होगा, उसमें कुछ दाने होने के चांसेस बढ़ गए। और डिमांड को लेकर फिलहाल क्या सिनेरियो बन रहा है रुपेश जी? डिमांड हाई विस्कोसिटी जो ग्वार गंगानगर के साइड में जो होता है, उसकी अच्छी डिमांड यहाँ हरियाणा किससे एक्सपोर्टर की बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। पिछले साल से क्रूड की वजह से क्रूड के भाव $90 से प्लस हैं, तो ग्वार की जो डिमांड है पिछले साल पूरे साल ही कमजोर रही, लगभग 2,40,50,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ। इस साल जो वैश्विक हालातों को देखते हुए इकोनॉमी के रोबस्ट आंकड़े हर तरफ से आ रहे हैं, तो ग्वार की डिमांड में 10% के सुधार हो सकता है। फसल के आंकड़े में निसंदेह इन बारिशों से कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। 24 तारीख को गंगानगर में एक सेमिनार हो रहा है ग्वार का, जो इंडिया के इतिहास में 700-800 हजार आदमियों के पार्टिसिपेशन से होगा। आप भी उसमें बिल्कुल शरीक होंगे। आप देखेंगे कि हजारों किसानों से जो डाटा इकट्ठा किया गया है उसमें प्रेजेंटेशन किया जाएगा और वहां बिल्कुल पिक्चर दूध की दूध, पानी की तरह क्लियर होगी। और 24 तारीख रविवार, जो आगामी रविवार है, उसमें पूरे भारत की ग्वार इंडस्ट्री को, ग्वार के किसानों को, ट्रेडर्स को एक नई दिशा मिलेगी। रुपेश जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या स्थिति है, ताजा स्थिति, और आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है। चलिए, श्रीपाल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। श्रीपाल जी, सबसे पहले बताइए, राजस्थान में जो बारिश हो रही है, ताजा बारिश जो सितंबर की बारिश हुई है, पिछले हफ्ते से जो शुरुआत हुई है, क्या असर हुआ है, किन फसलों को नुकसान हुआ है और किन फसलों को फायदा हुआ है? नमस्कार विश्वमोहन जी। एक बात आपने सुनी होगी कि क्या वर्षा, जब कृषि सुखाने, इतने लंबे ब्रेक पीरियड के बाद, करीब 2 महीनों के बाद ये बारिश आई है। सब फसलें पक करके तैयार हो गई। बहुत बड़े एरिया में ये बारिशें नुकसानदायक साबित हो रही है। कुछ मेरे खेतों की तस्वीर भी मैंने आपको भेजी है, नरमा की, और किस तरह से उसमें नुकसान है आप देख सकते हैं। इसी तरह से मूंग की फसल में नुकसान हुआ है, मोट की फसल में नुकसान हुआ है। ग्वार की फसल में फायदे की जहां तक बात करें तो जो पक्का नहरी बेल्ट है, गंगानगर जिला है, हनुमानगढ़ जिला है, हरियाणा है, यहाँ पर 1% भी कोई फायदे वाली बात नहीं है। कहीं न कहीं किसी भी रूप में नुकसान ही हुआ है। अब पश्चिमी राजस्थान की जो बरानी खेती थी, 2 महीनों से वहां पे बरसातें नहीं हुई। जैसलमेर जिला, बीकानेर जिला, और अब भी ग्वार के मुख्य बेल्ट में, जैसलमेर जिले में, बीकानेर जिले के बॉर्डर एरिया में बरसातें बड़ी नहीं हुई, केवल बूंदाबांदी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे अब कोई इसमें फायदा होने वाला है। बड़े स्तर पर इसमें फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगस्त काफी सूखा रहा था और उसके बाद जब सितंबर में जब फसल तैयार होने का वक्त हो रहा है तब हुई है, तो बहुत ज्यादा यहां से फायदे की उम्मीद नहीं की जा रही है। चलिए देखते हैं आप लोगों के सर्वे में आगे क्या कुछ निकलता है। आप लोगों का सेमिनार भी है, वहां से क्या कुछ निकल के आता है। वक्त कम है आज। श्रीपाल जी, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अनुज जी, ग्वार काफी गिर गया है, एक छोटा जवाब आपसे चाहेंगे। ग्वार सीड और ग्वार गम, क्या करना चाहिए इस गिरावट में? आज की गिरावट में खरीदारी का मौका आपको दिख रहा है क्या? आपने सुना, मौसम विभाग को भी सुना, दोनों ग्राउंड के जो एनालिस्ट थे और किसान थे उनको भी सुना। क्या करना चाहिए ग्वार सीड ग्वार गम में? हम देखिए, अगर आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे विश्वमोहन जी, तो ओवरसोल्ड जोन में आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम का काफी इफेक्ट रहा है, मगर मुझे लगता है कि प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे तो अब ग्वार के भाव 6,000 के नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक अट्रैक्टिव लेवल है और यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग के थ्रू भावों में यहाँ पे रिकवरी देखी जा सकती है ग्वार सीड और ग्वार गम में। ओके, शुक्रिया। सिलसिला शुरू कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर का आज का टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है? रविंद्र जी, छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज। मेरे हिसाब से लास्ट वीक में गोल्ड सिल्वर दोनों में ही एक टेक्निकल बहुत अच्छा पैटर्न बना है। सिल्वर में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, इवन गोल्ड में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में 72,800 तक के लेवल्स पॉसिबल है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली है इसमें। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी मेरे हिसाब से 59,450 से 59,500 तक आ सकता है। तो डिप्स में बाइंग करने की सलाह है फॉर दिस एंटायर वीक। ओके, डिप्स में बाइंग की सलाह गोल्ड और सिल्वर में। अनुज जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर पर? विश्वमोहन जी, बाय का ही कॉल रहेगा। हालांकि कल भारत में छुट्टी है और उसके बाद आपको एफओएमसी की मीटिंग के डिटेल आते हुए दिखाई देंगे। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि एक बाउंस बैक रहेगा, जिस तरीके से लास्ट फ्राइडे को एक रिकवरी देखने को मिली। और अगर हम देखें तो आप
प्राइस 59,000 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं। तो गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, करीबन 58,180 में खरीदारी करें। 58,840 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 59,300 का, और सिल्वर में करीबन 72,200 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 71,650 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 73,500 तक आ सकता है। हमारा मानना है कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $1940-1945 तक, और सिल्वर में करीबन $23.5 से लेकर $24 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। डॉलर इंडेक्स देखें तो 105 के नीचे सस्टेन आ रहा है, नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस बैक का ट्रेड देखा जा सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए। ओके, बिटुपन आपकी सलाह गोल्ड सिल्वर पर, छोटा जवाब प्लीज। गोल्ड में डिस पे बाय करना है, दो स्ट्रॉन्ग बाउंस के बाद 59,000 के आसपास या 58,900 के आसपास गोल्ड बाय करना है। 59,400 इमीडिएट टारगेट, देन 59,600। और सिल्वर में भी वही सिनेरियो, सिल्वर में भी बाइंग करना है 72,800 टू 70,000 पॉसिबल रेशो। ओके, बिटुपन क्रूड और एनजी में क्या करना चाहिए आज? क्रूड ऑयल में देखिए एक सेकेंड लेग करेक्शन जो रैली है, रैली थोड़ा थम गया है, वहां पे थोड़ा एक इंडिसिव फॉर्मेशन है 91-92 के आसपास यूएस का क्रूड ऑयल। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन है, $88 तक पॉसिबल है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 7500 वाला जो पुट है वो ले सकते हैं 225 के आसपास, और मुझे लग रहा है 270 तक मार्केट पॉसिबल है अगर ये करेक्शन आता है। ओके, दीपेन जी आपकी सलाह कच्चे तेल पर। जी, सबसे पहले तो आने वाले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सभी दर्शकों को। अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करें कि 7,800 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं, तो बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति होगी। लेकिन मार्केट काफी ओवर बॉट है, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस और ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने की विनंती होगी। ओके, और मेटल में क्या पसंद है दीपेन जी, छोटा जवाब दीजिएगा। लेड अच्छा लग रहा है, थोड़ा लंबा नजरिया रखिए 1 महीने का, और लेड में अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी साबित हो सकती है। ओके, रविंद्र जी आपकी पिक क्या है बेस मेटल्स में आज? मेरे हिसाब से जिंक कॉपर दोनों ही पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन जिंक में थोड़ा सा कन्विक्शन हाई है। 225 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। इसमें सपोर्ट जो है वो 221.50 का है, उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो डिप में बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं हम। ओके, बिटुपन आप क्या पसंद कर रहे हैं मेटल्स में आज? मेटल में देखिए मुझे कॉपर में रिजेक्शन मिला था 742 से, तो एक स्ट्रॉन्ग वीकर क्लोजिंग था, तो आज थोड़ा पुल बैक में मैं मान के चल रहा हूँ। रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, 737 के आसपास कॉपर सेल करना है। 741 का स्टॉप लॉस विद टारगेट ऑफ 730 टू 730। ओके, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा मसालों पर। अनुज जी क्या करना चाहिए मसालों में आज? देखिए मसालों में मार्केट एक रेंज में रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फिलहाल एक मार्केट रेंज में रहेगा। कल छुट्टी है जैसे कि, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को खरीदारी करनी है तो टर्मरिक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। ज़्यादा बात नहीं हो पाई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन